नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 98वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ जाति के लिए विशेष प्रावधानों की। हमारे संविधान में कुछ जातियों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्यों दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि हमारा जो भारत देश है इसमें बहुत सारी जातीय विविधता पाई जाती है। यहाँ पर यह एक कहावत प्रचलित है, कोस कोस पर बदले पानी, सवा कोस पर वाणी। यानी जैसे ही आप सवा कोस पर जाएंगे, एक कोस की यात्रा करेंगे, तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर भाषा चेंज हो जाएगी। तो उसी प्रकार से हम देख सकते हैं अलग अलग भाषाई आधार पर, जातियों के आधार पर हमारा देश डाइवर्सिटी यानी विविधता यहाँ पर पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसी जातियाँ इतिहास में रही जिन पर इतिहास से ही क्या हुए, अत्याचार हुए। आपने एक वैदिक काल में एक सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी जिसमें 4 वर्णों में समाज के लिए बांट दिया गया था, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। यह 4 वर्ग इस प्रकार से हुआ करते थे, यह कर्म के आधार पर हुआ करते थे। तो हम देख सकते हैं इनके कार्य बटे हुए थे। ब्राह्मण पूजा वगैरह करने का कार्य करते थे और हम देख सकते हैं और एजुकेशन में शिक्षकों के तौर पर भी यह कार्य किया करते थे। क्षत्रिय जो हुआ करते थे वह युद्ध वगैरह करने का कार्य करते थे, समाज की रक्षा करने का कार्य किया करते थे। वैश्य व्यापार से संबंधित कार्यों को करते थे। शूद्रों का कार्य सेवा करना होता था। तो हम देख सकते थे इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था को बांटा हुआ था। लेकिन हम देख सकते थे धीरे धीरे यह व्यवस्था जातिगत होती गई। जैसे ही उनके पुत्र पैदा हुए, जो जो शूद्र जाति में पैदा हुए, तो उनको भी शूद्र मान लिया गया, चाहे वो भले ही अच्छे योद्धा, अच्छे टीचर क्यों ना रहे हों, उनके लिए यह व्यवस्था परिवर्तित होती गई। तो हम देख सकते हैं धीरे धीरे इस व्यवस्था में अपवाद आते गए, ऐसी जातियों के लिए प्रताड़ित किया गया। तो हम देख सकते हैं ST SC की जो बात निकल कर आती है, जो कि हमारे देश के आज़ाद होने के बाद हम देख सकते हैं इन जातियों में भी इसके बाद भी विभेद देखने को मिला। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, सबके लिए क्या दिए गए, फंडामेंटल राइट दिए गए और साथ ही हम देख सकते हैं वोटिंग राइट भी हुआ करते थे। तो इसके साथ ही जातीय भिन्नता भी यहाँ पर देखने को मिली। तो इस भिन्नता को दूर करने के लिए क्या किया गया, कुछ जातियों के लिए हमारे संविधान में विशेष प्रावधानों को रखा गया और उन्हीं विशेष प्रावधान जो कि संवैधानिक रूप से इसके लिए दिए गए हैं, तो उनकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे और इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप यहाँ से यदि इस अध्ययन को अच्छे तरीके से करते हैं तो आप आसानी से इनके उत्तर दे पाएंगे। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान में हम बात करें कि ऐसी जातियां व जनजातियां रही हैं जिनसे पूर्व में लगातार उनको दबाया गया, उनको कुचला गया। देखा गया कि यह इस प्रकार से जो सेवा करने का कार्य शूद्र किया करते थे, तो उस प्रकार उनके जो बालक हुए उनसे भी सेवा करवाई गई और उनकी इच्छा ना होने के बाद भी उनसे इस प्रकार के कार्य करवाए गए, जैसे कि हाथ से मैला उठाना है। और SC ST एक्ट में आप बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको बहुत सी जानकारी प्राप्त होगी। इनके उदाहरण में हम देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति वर्ग ऐसा है जो कि पिछड़े स्तर पर आता है और उसके समुदाय से संबंधित ऐसी बातें निकल कर आती हैं कि इन पर बहुत सारे अत्याचार किए गए हैं। इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के कुछ अन्य पिछड़ा वर्ग से भी कुछ लोग ऐसे आते थे जिनके साथ क्या किया गया कि जातीय भिन्नता की गई, यानी जातीय तौर पर इनको प्रताड़ित किया गया, इनको नीचा समझा गया। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि अंग्रेजों के आने के बाद भी कुछ जातियां ऐसी बन गई, जैसे कि हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो कि एक छोटा सा समुदाय हुआ करता था जो कि किस प्रकार से ब्रिटेन से जो लोग यहाँ पर आ रहे थे, उन्होंने उनकी जो महिलाएं थी उन्होंने पुरुषों के साथ शादी की तो वह यहाँ पर सेटल हो गए, और कुछ पुरुषों ने महिलाओं के साथ शादी की तो वह भी सेटल हो गए। तो यूरोपीय जो लोग हुआ करते थे उनको एंग्लो इंडियन कहा गया। तो हम देख सकते हैं कि उनके लिए भी हमारे संविधान में जो यहाँ पर रह चुके थे तो उनके लिए भी संरक्षण प्रदान करने की बात की। तो हम देख सकते थे उनके भी संबंध में कुछ विशेष प्रावधान संविधान में लिखे गए। इन्हीं सबको संरक्षण देने के लिए संविधान में विशेष प्रावधानों को जोड़ा गया है, जिन प्रावधानों की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अब संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करें कुछ जातियों के संबंध में, तो भाग 16 के अंतर्गत आता है। ट्रिक यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अब
आपने किसी पंडित को देखा होगा या फिर कोई ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो पूजा वगैरह करता है, व्रत वगैरह रखता है, तो आप देख सकते हैं उनके द्वारा सोलह किया जाता है। सोलह का मतलब होता है वह शुद्धता से इसका तात्पर्य निकालते हैं। तो आपको भाग 16 से याद रखना है कि कुछ जातियों के लिए विशेष प्रावधानों की बात यहाँ से की गई है। बेसिकली यह एक ट्रैक है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, बस इसको आपको बताने का अर्थ यही है कि भाग 16 आपको याद रह जाए। अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक इसकी चर्चा की गई है, जो कि भाग 16 के अंतर्गत आते हैं। हम देख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और एंग्लो इंडियन, ऐसी 4 कैटेगरी है। अनुसूचित जाति जो कि SC ST कहलाते हैं, चमार इसके अंतर्गत आते हैं। अनुसूचित जनजाति जिसमें हम देख सकते हैं कि ट्राइबल लोग आते हैं जो कि जंगलों में निवास करते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में आपके समाज में ही रहने वाले कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जिनमें आप ठाकुर, सैन, इस प्रकार के जातियां देख सकते हैं। तो हमारी संसद द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को दर्जा देने के लिए स्वतंत्र होती है। यानी हम देख सकते हैं कि कौन लोग ऐसे होते हैं जो यह डिफाइन करते हैं कि कोई जाति अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है। तो यह डिफाइन करने का अधिकार किसके पास होता है? हमारी पार्लियामेंट के पास होता है। इनके अन्याय, सामाजिक बहिष्कार से बचाने के लिए, इनके विरुद्ध जो अन्याय किए जाते हैं और इनसे जो सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, इनकी समाज से इनको अलग रखा जाता है, उसी बात से बचाने के लिए इन प्रावधानों को संविधान में ऐड किया गया है। यह प्रावधान इनका सामाजिक आर्थिक विकास करने का कार्य करते हैं, यानी इनको समाज में समान अवसर दिलाने, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने। आपने देखा होगा किसी भी स्कूल कॉलेजों में SC ST के लिए कुछ कंपनसेशन दिया जाता है, उनके लिए फीसें थोड़ी लिबरल कर दी जाती हैं, कम ली जाती हैं, या मुफ्त शिक्षा के प्रावधान भी किए गए हैं। तो इस प्रकार की बातों में आप देख सकते हैं उनके आर्थिक विकास के लिए भी यहाँ पर इन प्रावधानों के माध्यम से सहायता दी जाती है। इसके अलावा महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान भी किए जाते हैं। हम देख सकते हैं कि जैसे ही आप फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो उसके पक्ष में आप देखेंगे कि महिलाओं को रात्रि के समय पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, या महिलाओं के लिए हम देख सकते हैं कि जो उनको गिरफ्तार करने के लिए यदि वह कोई अपराध करती हैं तो उनको गिरफ्तार करने के लिए कोई महिला ही जाएगी। ऐसा नहीं होता है कि पुरुष के लिए इस प्रकार की सुविधा हो। तो हम देख सकते हैं कि महिलाओं को इसमें संरक्षण दिया जाता है। तो यहाँ पर भी संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करते हैं। अब स्पेशल प्रोविज़न में हम देखें तो इसके तहत विधानसभा में सीटों को आरक्षित भी किया जाता है। आपने देखा होगा कुछ SC ST के लिए सीटें कुछ आरक्षित की जाती हैं। तो इस प्रकार से विशेष प्रावधान यहाँ भी दिए गए हैं। वर्तमान में महिलाओं की सीटों को 33%, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं हमारी आबादी का 50% महिलाएं हुआ करती हैं, और उनकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो कोई भी 5 से 8% आपको देखने को मिलेगी, या इससे भी कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पर 33% अनिवार्य रूप से महिलाओं के लिए सीट रखने की बात संसद में लगातार की जा रही है। विधायिका में आरक्षण की भी बात की जाती है। सेवा एवं पदों में आरक्षण, यानी जो सेवा देनी होती है, जो पद होते हैं उनमें अभी आरक्षण की बात की जाती है। जैसे ही आपकी वैकेंसीज निकलती हैं वहाँ पर SC ST के लिए कुछ सीटें सेपरेट कर दी जाती हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि पिछड़ापन इतने अच्छे स्तर पर है कि इनकी सीटें, उनके आरक्षित सीटें करने के बाद भी वह पद भरे नहीं जाते हैं। शैक्षणिक संस्थानों में ग्रांट देना, ग्रांट को आप स्पष्ट रूप से एक बात में समझ लीजिए, ग्रांट का अर्थ होता है आपको धन, ऐसा इस प्रकार का धन दिया हुआ जो कि वापस नहीं लिया जाता, तो उसे ग्रांट कहा जाता है। लोन की बात करें तो ऐसा धन जो आपको ब्याज पर या कम ब्याज पर दिया जाता है, जिसको आपको वापस लौटाना होता है, वह क्या कहलाता है? लोन कहलाता है। और जहाँ ग्रांट की बात होती है वह सीधे तौर पर आपको उपलब्ध करा दिया जाता है या दे दिया जाता है, वह वापस नहीं लिया जाता। तो आरक्षण, ग्रांट, इस प्रकार की चीज़ें उपलब्ध कराने की बात इनके लिए की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर कमीशन नियुक्त किए जाते हैं, यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब आपने पढ़ा होगा। तो देख सकते हैं कि राष्ट्रीय एवं राजकीय स्तर पर कमीशन इसके लिए नियुक्त किए जाते हैं, कुछ जातियों को विशेष रूप से सहायता देने के लिए। यह सभी प्रावधान समाज के सभी वर्गों को स्तर पर लाने के लिए किए जाते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मान लो यह जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हुए या SC ST के हुए, तो इनको समान रूप से लाने के लिए इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जो कि एक पॉजिटिव कार्य है, सकारात्मक कार्य है। आगे देखते हैं
स्पेसिफिकेशन फॉर क्लास, तो किस प्रकार से इसको स्पेसिफाई किया गया है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संबंध में हमारे संविधान में किसी भी प्रकार के प्रावधान नहीं है। यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमारा संविधान बनाया गया तो SC ST के लिए परिभाषित नहीं किया गया। इसके संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसको दे दी गई? राष्ट्रपति जी को दे दी गई। अब राष्ट्रपति जी के पास पावर होती है कि वह किसी भी जाति को SC ST घोषित कर सकती हैं। यानी उनको यह प्रतीत होता है कि इस प्रकार का जो वर्ग है वह वंचित रह गया है, अपनी समस्याओं के लिए दर बदर भटक रहा है, तो उसको लिए वह इस कैटेगरी में रख सकते हैं और उसको सहायता उपलब्ध करा सकते हैं। किसी भी जाति को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का अधिकार किसके पास होता है? हमारे राष्ट्रपति जी के पास होता है। केंद्र व राज्य दोनों स्तर पर कानून बनाने की शक्ति भी राष्ट्रपति के समक्ष होती है। यानी केंद्रीय स्तर पर यदि इनके संबंध में कोई कानून बनाया जाना है या राज्य की स्तर पर कोई कानून बनाया जाना है तो उसकी अंतिम शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। वह रिस्ट्रिक्शन देते हैं कि आपको इस प्रकार से कार्य करना है। राज्यों में इससे संबंधित कार्य करने के लिए राष्ट्रपति व गवर्नर से सलाह लेता है। यानी हम देख सकते हैं कि यदि राज्य में किसी भी प्रकार का SC ST या अन्य पिछड़ा वर्ग या महिलाओं से संबंधित या एंग्लो इंडियन से संबंधित कार्य करना है तो क्या करेगा? राज्य का जो गवर्नर होगा वह कंसल्ट किसके साथ करेगा? राष्ट्रपति जी के साथ कंसल्ट करेगा। इसके संबंध में कुछ शक्तियाँ संसद के पास भी मौजूद हैं। यानी हम देख सकते हैं कि संसद को भी कुछ ऐसी शक्तियां दी गई हैं जो यहाँ पर इनके लिए कार्य कर सके। अन्य पिछड़ा वर्ग को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है कि OBC क्या है। यानी संविधान की यहाँ पर बात कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि OBC के अंतर्गत निकल कर आती हैं, उनके लिए अधिकारों के लिए निकल कर आती है, उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निकल कर आती हैं, लेकिन हम देख सकते हैं संवैधानिक रूप से इसको क्या नहीं किया, परिभाषित नहीं किया गया है। इस प्रकार की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यानी इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया गया है, यानी संवैधानिक रूप से इनको सहायता उपलब्ध करा दी जाती हैं। उसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, इनको दर्जा दिलाने की बात की जा रही है। लेकिन हम देख सकते हैं कि जहाँ पर यह बात होती है कि OBC के लिए आरक्षण, तो OBC में क्या रहे? क्षत्रिय रहे, कुछ ऐसे वर्ग, तो मान लो ठाकुर समाज रहा, तो इसमें हम देख सकते हैं कि क्या होता है कि जो वंचित वर्ग हुआ करते थे उन्हीं जो वर्ग हुआ करते थे उनको किसी OBC के कुछ वर्गों द्वारा प्रताड़ित किया गया था। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आलोचना की जाती है कि सबको आप बराबर ला देंगे, यानी OBC के लिए वही सब सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे जो कि SC ST के लिए है, तो यह एक हौच पौच वाला काम हो जाएगा, यहाँ पर अव्यवस्थाएं फैल जाएंगी। तो इसके लिए थोड़ी सी डिस्प्यूट चलते हैं, तो आपको यह बात भी याद रखनी है। एंग्लो इंडियन की बात करें तो एंग्लो इंडियन की व्याख्या हमारे संविधान में दी गई है। तो हम देख सकते हैं कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हुआ करती थी, आप स्पष्ट रूप से एक बात को समझ सकते हैं कि अंग्रेजों द्वारा जो हमारी कानून व्यवस्था है CRPC वगैरह कहें, तो उसके लिए बहुत से कार्य किए गए और भारत के द्वारा भी उनकी बातों को स्वीकार किया गया। तो एंग्लो इंडियन के संबंध में प्रावधान पहले ही यहाँ पर ऐड कर दिए गए थे, चूँकि हम देख सकते हैं कि वह ब्रिटेन के मूल निवासी थे और शादी विवाह के माध्यम से वह यहाँ पर रह रहे थे, तो उनके लिए अधिकारों की बात भी यहाँ पर की जाती है। एंग्लो इंडियन, यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पिता पूर्वज यूरोप के निवासी हों लेकिन भारतीय क्षेत्र में निवास कर रहे हों किसी भी कारणवश, भारत में अंग्रेजों के जाने के बाद इस प्रकार के लोग बचे रहे, उन्हीं को संरक्षण देने के लिए क्या किया जाता है? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को आरक्षण दिया जाता है या उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। भारत में प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एंग्लो इंडियन के लिए संविधान द्वारा विशेष प्रावधान उपलब्ध कराए गए हैं। यानी हम राज्यों की बात करें तो प्रत्येक राज्य में इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। एंग्लो इंडियन के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति द्वारा 2 पद नामित तथा राज्य में 1 पद नामित किया जाता था। हम देख सकते हैं कि वर्तमान में जो सरकार चल रही है उसके द्वारा क्या कर दिया गया है, 2020 में इसको समाप्त कर दिया गया है। लेकिन हम देख सकते हैं कि केंद्र में इसके लिए 2 सीटें सेपरेट कर दी जाती थी जो कि आरक्षित रहा करती थी, क्योंकि वोट डालकर तो यह जीतने से रहे। हम देख सकते हैं यदि वह चुनाव में खड़े होते तो चुनाव में हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर हम जातिवाद पर फोकस करते हैं और भी विभिन्न चीज़ों पर फोकस करते हैं। तो यहाँ यह मूल निवासी हुआ करते थे यूरोप के, तो उस प्रकार से इनकी सीटें निकल कर नहीं आती, तो इसके द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पर राष्ट्रपति जी द्वारा 2 सीटें यहाँ पर इनको क्या के नामित किया जाता था और 1 सीट प्रत्येक राज्य के लिए रख दी गई थी। प्रारंभ में एंग्लो इंडियन के पदों की सीमा 1960 की गई थी।
कहा गया था कि 1947 के बाद 1947 से लेकर 60 तक हम क्या करेंगे, इनको संरक्षण देंगे। उसके बाद यह अपनी ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि यह कंफर्टेबल फील कर सके या अपने देश वापस जा सकें। तो ऐसा नहीं हुआ। हम देख सकते हैं सरकार को भी इनकी ज़रूरत थी, तो क्या किया गया, इनकी समय सीमा बार बार बढ़ा दी गई। 8वां संविधान संशोधन निकल कर आया, इसकी क्या कर दी गई, 1979 कर दी गई। इसके बाद हम देख सकते हैं लगातार 23वां, 44वां, 45वां, 62वां और 89वां संविधान संशोधन आया और इनकी जो वो लिमिट थी वह बढ़ाती गई। जो कि पद हुआ करते थे 2 कहाँ पर, केंद्र में, और एक प्रत्येक राज्य में। तो इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो लास्ट में डिसीजन निकल कर आता है 2009 में हम बात करते हैं, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। इसको 95वां संविधान संशोधन द्वारा 2020 तक कर दिया गया। 2009 में 2020 तक समय सीमा दे दी गई। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मोदी जी की सरकार थी और हम देख सकते हैं कि 2020 में एंग्लो इंडियन के पदों को समाप्त कर दिया गया है। ना तो केंद्र में के लिए सीटें दी जाती हैं, ना राज्य में के लिए सीटें दी जाती हैं। अब हम बात करें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए संरक्षण की, तो किस प्रकार से इनको संरक्षण दिए जाते हैं। हम जाते हैं शैक्षणिक संस्थानों में, वहाँ पर आर्थिक सहायता इनको दी जाती है। कोई भी अगर उनकी फीस लग रही होती है तो आर्थिक सहायता में हम देख सकते हैं उनकी फीस कम लगती है, ना के बराबर लगती है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए ग्रांट भी दिए जाते हैं। कुछ ऐसे फंड दिए जाते हैं जो कि इनके वापस नहीं लिए जाते। पदों के लिए आरक्षण आप देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के फॉर्म डलते हैं तो यहाँ पर SC ST के लिए सीटें सेपरेट कर दी जाती हैं। यह आरक्षण हम देख सकते हैं स्थायी नहीं है, लेकिन वोटिंग का जो सरकार द्वारा बार बार क्या किया जाता है, लोभ लुभावनवाद की नीति के तहत इनको संरक्षण प्रदान करने के लिए इसको बार बार वेरी किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। तो यह स्थायी नहीं है, कभी भी इसको समाप्त किया जा सकता है। इनकी सहायता के लिए कमीशन भी बनाए गए हैं, जैसे आपने देखा होगा केंद्रीय एवं राजकीय स्तर पर कमीशन बनाए गए हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, यानी केंद्र सरकार दोनों जगह निगाह रखती है कि कहीं पर इनके राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, किसी भी तरह से इनको प्रताड़ित तो नहीं किया जा रहा है। 5वीं 6वीं अनुसूची क्या बात करती है, 5वीं में SC के लिए और 6वीं में ST के लिए संरक्षण की बात यहाँ पर की गई है। और इसकी शक्ति राष्ट्रपति को होती है कि वो इनको अधिकार दिलाएं या इनको संरक्षण दिलाएं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी कमीशन गठित करने के लिए संवैधानिक प्रावधान दिलाए जाने की बात की जा रही है, जो कि लगातार इसके प्रयास किए जाते हैं। अब आलोचना की बात करें तो आलोचना तो मैंने पहले ही बता दी, फिर भी आप समझ लीजिए। अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर आलोचनाएं निकल कर आती हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग के जो जातियां इसमें शामिल होती हैं उनके द्वारा SC ST के विरुद्ध अत्याचार किए गए हैं। और अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक प्रावधान यानी इनको आरक्षण व संरक्षण देने की बात यदि की जाती है तो इनके जो SC ST के द्वारा एक समुदाय के जो लोग हैं इनके द्वारा कहा जाता है कि आप उन्हीं को हमारे बगल में बैठा रहे हैं जो कि हमें इतिहास से ही प्रताड़ित करते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इसकी आलोचना की जाती है। तो हम देख सकते हैं, हमने बहुत सी आर्टिकल यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल किस प्रकार की बात करता है। तो अनुच्छेद 330 में जाते हैं तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिलाने की बात करता है अनुच्छेद 330। 331 एंग्लो इंडियन को आरक्षण दिलाने की बात करता है। 332 क्या कहता है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में आरक्षण दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 333 की बात करें तो एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण की बात यहाँ पर की जाती है, जो कि राज्य में की जाती है। यहाँ पर एंग्लो इंडियन की बात केंद्र के स्तर पर की जाती थी। 334 में आया तो सीटों के लिए आरक्षण की बात की जाती है। सीटों में किस प्रकार से SC ST के लिए आवंटित की जानी है, इनके लिए रिजर्वेशन दिया जाना है। 335 की बात करें तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सिविल सेवाओं में आरक्षण की बात की जाती है। 336 को देखें तो एंग्लो इंडियन यहाँ पर फिर से आ जाते हैं, इनके लिए विशेष प्रावधान उपलब्ध कराए जाते हैं। 337 में हम देखें शैक्षणिक संस्थानों में एंग्लो इंडियन के लिए प्रेजेंस को देखा जाता है कि किस प्रकार से इनको शिक्षित कराना है। 338 में हम देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति के कनेक्शन की बात की जाती है। 338A के अंतर्गत जो कि संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, तो यहाँ पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कमीशन की बात की जाती है। अनुसूचित जनजाति के लिए कमीशन गठित किया जाना चाहिए। 338 में अनुसूचित जाति के लिए कमीशन की बात की जाती है और 338A के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए कमीशन की बात की जाती है। 339 में आते हैं तो अनुसूचित जाति क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति के विकास की बात की जाती है। जो अनुसूचित जाति क्षेत्र आते हैं उनकी बात की जाती है
और इनके विकास की भी बात की जाती है। 340 में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कमीशन गठित करने की बात की जाती है। 341 में आए तो अनुसूचित जाति के बारे में प्रावधानों की बात करता है। 342 अनुसूचित जनजाति के बारे में प्रावधानों की बात करता है। तो इस प्रकार से हमने बहुत सी जानकारी विशेष जातियों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित प्राप्त की। इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी गाइड बाय मनी पांडे से और करते रहें अध्ययन। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। इस लेक्चर को ऐसे बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करिए जो कि इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं और आर्थिक मजबूरी के चलते वह अपना अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। धन्यवाद।